वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। बिहार आमीन के लिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस बैच चलाया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक प्रैक्टिस बैच में आपके 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न जो आपके पिछले बिहार आमीन के एग्जाम हुए उन पर आधारित ये सारे प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कुल 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए हैं। इसके लिए टोटल आपके परीक्षाओं से पहले टोटल आपके मैथ के 10 सेट चलाए जाएंगे। उनमें से आपका टोटल 2 सेट अब तक हो चुका है, जो कि ये दोनों वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर पहले देख सकते हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 कम कर देता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितने रुपये कम कर देता है? 39 रुपये कम कर देता है। तो वह क्या होता है, 10% का लाभ 3% हानि में बदल जाता है। यानी कि कोई वस्तु है जिसे किसी कीमत पर पहले बेचा जा रहा था, उसमें फिर क्या करता है, 39 रुपये उसमें उस वस्तु में जितना भी वह बेचा जा रहा था उसमें 39 रुपये कम कर देता है। तो जिस दाम पर पहले बेचा जा रहा था उसमें उसे 10% की लाभ हो रही थी, लेकिन जब उसका दाम 39 रुपये कम करके बेचा गया तो उसे 3% की हानि होने लगी। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि तो बताइए कि वस्तु का मूल्य यानी कि सीपी आपका क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या है उस वस्तु का। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि उस वस्तु को जब 10% के लाभ पर बेचा गया और जब 3% के हानि में बेचा गया तो तब उनके दोनों प्रतिशतों का अंतर कितना हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको मैं पहले वाले वीडियो में काफी बार बोल चुका हूं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमेशा खुद में कितना होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का सामान शुरुआत में क्या किया गया, 10% के लाभ पर बेचा गया। यानी कि 100% का सामान 110% में बेचा जा रहा था, लेकिन उसमें क्या किया, 39 रुपये उसमें कम कर दिया गया। तो 100% का सामान 39 रुपये जब कम किया तो उसे क्या होने लगा, 3% का हानि होने लगा। यानी कि 100% का सामान उसने कितने में बेच दिया, 97% में बेच दिया। यानी कि 100% में 3% हानि, यानी कि 3% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97%। यानी कि 100% का सामान 110 में शुरुआत में बेच रहा था, 110% में, लेकिन बाद में उसे 97% में बेचना शुरू कर दिया। तो इन दोनों के प्रतिशतों का अंतर यहां पर कितने रुपया दिया गया, 39 रुपये दिया गया। तो इन दोनों के प्रतिशत का अंतर कितना यहां पर है, तो आपका 10-13% है। कितना परसेंट है, 10-13% है। तो 13% बराबर आपका यहां पर कितना रुपया दिया गया, 39 रुपये। कितने रुपये दिए गए, 39 रुपये दिए गए। 13 से काटेंगे तो 13-39 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितने रुपये आ गया, 3 रुपये आ गया। हमें चाहिए क्या, सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। कितने का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो इधर आप गुना करेंगे तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 300 रुपये था, यानी कि 300 था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी क्रमशः 8, 15 और 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक का एक फेरा पूरा कर सकते हैं। यानी कि कोई ट्रैक है जो कि कैसा है, वृत्ताकार यानी कि सर्कल नुमाकार है, उसे ए 8 मिनट में पार कर सकता है। यानी कि एक पूरा चक्कर 8 मिनट में ए लगा सकता है, बी 15 मिनट में लगा सकता है और सी 20 मिनट में लगा सकता है। फिर आगे बोला गया क्वेश्चन में कि यदि वे एक निश्चित बिंदु से
8 AM यानी कि 8 बजे सुबह पर एक साथ जो है चलना शुरू करते हैं तो वे किस समय प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ मिलेंगे। यानी कि अगर 8 बजे सुबह में उन्होंने जो है ए बी और सी ने जो है वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू किया था 8 बजे सुबह में, तो कितने बजे जाकर तीनों जो है उसी जगह पर मिलेंगे जिस जगह पर उन तीनों ने शुरुआत किया था। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या किया जाता है, ये जो आपका मिनट दिया गया है तीनों का अलग अलग, जैसे कि ए का 8 मिनट दिया गया है, बी का 15 मिनट दिया गया है, सी का 20 मिनट दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो जब आप लघुत्तम निकालिएगा तो 15 8 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एलसीएम आप कॉपी पर निकाल के देख लीजिएगा, आपका एलसीएम 120 ही आएगा। तो यहाँ पर 8 15 और 20 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना हो गया, 120 हो गया। यानी कि ए बी और सी जो है प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये जो आपका एलसीएम आया उतने मिनट बाद ही मिलेंगे। ये जो आपका तीनों एलसीएम करके आया उतना ही जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि उतने मिनट ही बाद वापस जो है ए बी सी उस प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो 2 घंटा को जब हम लोग 120 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करेंगे तो आपका कितने घंटा हो जाएगा, ये आपका 2 घंटा हो जाएगा। कितने घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट, तो 120 मिनट आपका कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। यानी कि अगर वो 8 बजे सुबह चलना शुरू करता है, अगर वो तीनों मिलकर 8 बजे सुबह चलना शुरू करते हैं तो 2 घंटा बाद यानी कि 10 AM में यानी कि 10 AM में वे तीनों क्या करेंगे, उसी प्रारंभिक बिंदु पर आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में एक छात्र के पास होने का अधिकतम अंकों का जो है 35% प्राप्त करना। यानी कि एक परीक्षा है जिसमें उसे पास होने के लिए कम से कम 35% कुल अंक का यानी कि मैक्सिमम नंबर का 35% उसे नंबर चाहिए अगर वो पास होना चाहता है। फिर बोला गया क्वेश्चन में कि एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल भी हो गया। यानी कि एक छात्र था जिसने 70 अंक तो प्राप्त किए लेकिन वो जो है फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, तो 70 अंकों से ही फेल हो गया। तो पूछा जा रहा कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था, यानी कि वह जो परीक्षा था वो जो है कुल कितने नंबर का था, यानी कि कितने अधिकतम अंक का था वो परीक्षा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर में पास था। तो यहाँ पर बोला गया कि 70 नंबर जो है उस छात्र ने लाए और 70 नंबर से फेल हो गया। यानी कि अगर वो 70 नंबर लाया था और 70 नंबर और अधिक लेकर आ जाता तो वह पास हो जाता। यानी कि 70 नंबर प्लस 70 नंबर यानी कि टोटल वो 140 नंबर ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्योंकि उसने 70 नंबर लाया और 70 नंबर से फेल हो गया। 70 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर उसने 70 नंबर लाया और 70 नंबर से फेल हो गया। यानी कि टोटल जो है पास नंबर कितना था, 140 नंबर में पास था, जो कि कितने प्रतिशत के बराबर है, यहाँ पर दिया गया 35% के बराबर है। यानी कि 35% बराबर कितने प्रतिशत बराबर, 35% बराबर कितने नंबर है, 140 नंबर है। तो यहाँ पर हमें क्या निकाल सकते हैं, 5% या फिर 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि परीक्षा का अधिकतम अंक प्रतिशत में कितना होता है। तो किसी भी परीक्षा का अधिकतम अंक खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, मार्क्ड प्राइस हो, अंकित मूल्य हो या फिर किसी परीक्षा का अधिकतम अंक हो, किसी भी अंक का खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होता है, तो 100% होता है। यानी कि उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था, तो 100% था। तो यहाँ पर क्या हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट पहले कर लेंगे। यहाँ पर 7 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में। इधर 7 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यानी कि 5% बराबर कितना अंक आ गया, 20 अंक आ गया। हमें चाहिए क्या, 100% का अंक चाहिए। तो 100% का नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, इधर दोनों तरफ क्या करेंगे,
20 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20-25 100%। आपका इधर हो जाएगा, 20 से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी कि 100% बराबर, कितने प्रतिशत बराबर 100% बराबर आपका कितना नंबर हो गया 400 नंबर हो गया। क्योंकि हमें अधिकतम अंक चाहिए था, अधिकतम अंक कितने प्रतिशत था 100% था, तो 100% बराबर आपका कितने नंबर आ गया तो 400 नंबर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि 8 संख्याओं का एक सेट का माध्य कितना है 63 है। माध्य मतलब इंग्लिश में आपका होता है मीन, और मीन एक तरीके का क्या होता है आपका एवरेज होता है। क्या होता है एक तरीके का आपका एवरेज यानी कि औसत होता है। यानी कि 8 संख्याओं का एक तरीके से औसत कितना है तो 63 है। फिर बोला गया आगे क्वेश्चन में कि यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाता है, यानी कि अगर टोटल संख्या 8 है, यानी कि कुल संख्या 8 है, उनमें से क्या करता है आपका एक संख्या हटा देता है, तो बोला गया कि तो शेष संख्याओं का माध्य, यानी कि अगर 8 संख्या में से एक संख्या निकाल दी जाती है, यानी कि बची हुई 7 संख्याओं का माध्य यानी कि औसत कितना है तो 58 हो जाता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि हटाई गई संख्या का मान क्या है नंबर में। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगर 8 संख्याओं का माध्य दिया गया यानी कि औसत दिया गया 63, तो क्या हम लोग यहां पर से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां पर से उन 8 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे 8 इंटू क्या करेंगे 63 करेंगे, क्योंकि 8 संख्याओं का औसत 63 है। तो कुल योग निकालने के लिए 8 इंटू 63 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 या 24, हाथ में 2, 8 छक 48, 2 आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि उन 8 संख्याओं का योग कितना है 504 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो बची हुई शेष संख्या, एक संख्या निकाल दिया तो बची हुई संख्या कितनी है 7 है। अगर 8 संख्या में से एक संख्या निकाल दिया तो बचा हुआ संख्या कितना है तो 7 है। तो 7 संख्याओं का माध्य यानी कि औसत कितना दिया गया 58 दिया गया। तो अब क्या करेंगे, इसे भी जो है उन 7 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो योग निकालने के लिए 58 इंटू 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 सते 56, 5 7 पचे 35, 5 आपका कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया 8 संख्याओं का योग आ गया। और जब एक संख्या उसमें से हटा दी जाती है तो उन 7 संख्याओं का योग 416 आ गया। तो जब यहाँ पर अंतर निकाला जाएगा, जब यहाँ पर इन दोनों के योगफल से अंतर निकाला जाएगा तो वह संख्या का निश्चित संख्या में पता चल जाएगी जिस संख्या को हटाया गया था। तो यहाँ पर अंतर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 आ गया तो 9 में से यहाँ पर आपका हो गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8। हम लोगों ने शायद कुछ गलत किया, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। 8 सत्ते 56, 5 7 पचे 35, अब 5 आपका कितना होता है यहाँ पर 40 होता है, सॉरी यहाँ पर आपका कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पर 9 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि वो जो संख्या हटाई गई थी, वो जो संख्या हटाई गई थी उसका जो है निश्चित संख्या में मान कितना है तो 98 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की औसत गति कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर जब भी आपसे चाल पूछा जाए तो आपको चाल का फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या होता है दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है दूरी बटा समय होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। तो चाल यानी कि स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कुल दूरी चाहिए। क्या चाहिए कुल दूरी चाहिए। तो कुल दूरी जो है कितना ट्रेवल किया गया 60 किलोमीटर यहाँ पर, 65 किलोमीटर दूसरे घंटे में और 70 किलोमीटर तीसरे घंटे में। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा तो सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 + 60 130, 130 आप 65 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। यानी कि कुल दूरी जो है कितना चला गया था 195 किलोमीटर दूरी जो है चला गया था। अब कुल जो है कितने समय चला गया था, 1 घंटा 60 किलोमीटर, दूसरे घंटा 65 किलोमीटर, तीसरे घंटा 70 किलोमीटर चला गया था। यानी कि कुल मिलाकर 1 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर चला गया था। यानी कि कुल मिलाकर 3 घंटा यात्रा की गई थी। तो कुल समय कितना हो गया 3 घंटा। तो जब 195 को 3 से काटेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। तो 3 छक 18,
और 1 बचा तो 3 बचे 15, यानी कि आपका कितना औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड आ गया तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच यानी कि उसके डायमीटर यानी कि उसके पेरीमीटर और डायमीटर के बीच का अंतर जो है कितना है? 60 सेंटीमीटर अंतर है। यानी कि कोई वृत्त यानी कि कोई सर्किल है, उसकी परिधि और व्यास के बीच का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वृत्त के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और उसके व्यास जो है क्या होते हैं? त्रिज्या आर को कहते हैं। तो 2r आपका क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। यानी कि त्रिज्या के दोगुना यानी कि रेडियस के दोगुना को ही क्या बोलते हैं? व्यास यानी कि डायमीटर बोलते हैं। तो 2 पाई आर यानी कि पेरीमीटर और व्यास का अंतर यानी कि परिधि और डायमीटर के अंतर कितना दिया गया? 60 सेंटीमीटर दिया गया। यानी कि यहाँ पर आपका 2 पाई आर माइनस 2r बराबर कितना दिया गया? 60 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? r यानी कि त्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों में क्या हमें दिख रहा है? तो दोनों में हमें 2r कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2r कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 2r कॉमन ले लेंगे। पाई को क्या लिखेंगे? पाई को 22/7 लिख सकते, तो 22/7 लिखेंगे। माइनस यहाँ पे 2r को हम लोग कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 बचा। इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसी से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो 7 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 बटा नीचे में 7 बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो 15 दूनी 30 दूनी आपका कितना हो गया? 60 हो गया। यानी कि आर आपका कितना आ जाएगा? तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा त्रिज्या? तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। उसका व्यास क्या होता है? 2r होता है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? 4:5 है। दो संख्याएं हैं, उनकी संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? 4:5 है। और उनके वर्गों का योग जो है कितना है? यानी कि जब उन संख्याओं का स्क्वायर किया जाता है तो उनका जो है सम कितना आता है? तो 10,000 नहीं, 1025 है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि वह संख्याएं क्या है? तो अगर आप बाई ऑप्शन बनाएंगे तो 26 का स्क्वायर करते तो कितना होता है? 676 होता है। मैं आपको काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर याद रखिए। आपको जो है परीक्षाओं में जो है आप बहुत सारे प्रश्न को हल करने में आसानी होगी इससे। तो यहाँ पर जो है 24 का स्क्वायर क्या होता है? आपका 676 होता है। तो 676 का इकाई अंक 6, 30 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। तो जब 6 + 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। यानी कि जो भी इसका वर्ग का योग होना चाहिए उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा? 4। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका? 4। क्या यहाँ पर उसके वर्गों का योग 4 है? तो नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होता है, 400 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0 है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 625 होता है। तो 625 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 5 है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आया? 5 है। यानी कि दोनों के संख्याओं के वर्गों का योग करने पर यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा? 5 आ रहा है। यहाँ भी इकाई अंक क्या है? 5 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी इकाई अंक 0 आएगा, यहाँ पे भी आपका इकाई अंक 0 आएगा, यानी कि इकाई अंक कुल 0 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो आप बाई ऑप्शन से भी इस मैथ को बना सकते हैं, लेकिन आपको स्क्वायर याद हो तब। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप इसे बेसिक तरीके से बना सकते हैं। बेसिक तरीके से इसे किस तरीके से आप बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पर एक संख्या दी गई है 4, तो 4 को क्या मान लेंगे हम लोग? 4x मान लेंगे, ताकि आगे इसे हल करने पर कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर 4 को क्या मान लिया? 4x मान लिया। 5 को क्या मान लिया? 5x मान लिया। यानी कि एक संख्या 4x है, दूसरी संख्या क्या है? 5x है। दोनों के वर्गों का योग, तो दोनों का वर्ग क्या करेंगे? यहाँ पर 4x का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस
5x का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। योग कितना दिया गया, तो यहाँ पर 1025 दिया गया है। कितना दिया गया, 1025 यानी कि 1025 दिया गया है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 चक 16 x स्क्वायर, 5 25 25 x स्क्वायर, यानी कि 25 और 16 आपका कितना होता है, तो 25 और 16 आपका हो जाता है 41 x स्क्वायर। कितना हो जाता है, 41 x स्क्वायर बराबर 1025 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1025 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 41 दुनिया आपका 82 हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 20 बचेगा, तो 205 आपका 5 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, 25। तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, √25 आपका किसका मान होता है, तो 5 का मान होता है। यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो √25 का मान 5 होगा। यहाँ पर यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। हमें पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का निश्चित मान पूछा जा रहा है। तो एक संख्या कितनी थी, 4x थी। एक संख्या कितनी थी, 4x थी। तो यक्स का वैल्यू पुट करेंगे, यक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 4x है, तो 4 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक संख्या 20 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी थी, 5x थी। तो यक्स का वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा आपका, यानी कि एक संख्या 20 आ गई और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक से भी बनाते तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। अगर आपका स्क्वायर याद है तो बाई ऑप्शन भी आप इस मैथ को बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम आपको हमेशा पता होना चाहिए। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्या होता है बॉडमास थ्योरम। मैं भी इस वीडियो में भी बता देता हूँ क्या होता है। BODEMAS होता है। बी से आपका क्या होता है, ब्रैकेट होता है। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ओ से ऑफ होता है, हिंदी में का दिया हो रहा था। डी से डिवाइड यानी कि भाग होता है। एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। ए से ऐड यानी कि जोड़ होता है। एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। जो पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट पहले है, जैसे कि बॉडमास थ्योरम में ब्रैकेट पहले है तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद डिवाइड है। तो जो पहले है उसे पहले हल करेंगे, जो बाद में है उसे बाद में हल करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को हल कर लेते तो सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। तो जब 6.5 को 6.5 को 13 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5 आएगा। जब 6.5 को 13 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 0.5 आएगा। और यहाँ पर 23 को 0.8 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 184 यानी कि 1.84 आएगा। आप गुना इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 23 से 8 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 184। कितना आएगा, 23 को जब 8 से गुना करेंगे तो 184 आएगा। एक पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पर है, एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट है, यानी कि गुना करने पर 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 84 के पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी, 1.84 होगी। तो यहाँ पर बाकी सारा आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो नीचे सारा लिख लेंगे, 5 माइनस है 0.5 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 1.84 प्लस 0.4 होगा। कितना होगा, 0.4 होगा। तो इसे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 6.84, 6.84 को 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 4 12, यानी कि 7 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक बार और देख लेते, 8 4 12, हाथ में 1, 5 1 6 1 7, हाँ बिल्कुल आपका 7.24 हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे, 0.5 करेंगे। माइनस क्या करेंगे, 0.5 करेंगे। तो 0.5 जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आपका बचेगा। यहाँ पर 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 6.74 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर दिया गया क्वेश्चन कि अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक साहूकार से 8,000 रुपये उधार लिए। यानी कि अमित है, 8,000 रुपये उधार लिया। किससे उधार लिया, तो एक साहूकार से उधार लिया। और इसमें जो आपका ब्याज दर यानी कि रेट है और जो समय है वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि टाइम और रेट यानी कि समय और दर क्या है, आपस में बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर आगे बोला गया कि यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया। क्या बोला गया कि यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया। अगर वो जो है अमित जो है साहूकार से 8,000 रुपये उधार लिया
और किसी समय और दर से उधार लिया तो उसे ब्याज के रूप में 2000 रुपये मिलता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि ब्याज दर क्या है, यानी कि रेट क्या थी। जिस रेट पर साहूकार ने अमित को पैसे उधार दिए थे वह जो है ब्याज का दर कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको जो है मैं काफ़ी बार पहले वाले वीडियो में और इस तरीके के प्रश्न आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपको मैं बता चुका हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100 होता है। तो यह ऐसे आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया गया प्रश्न में, तो 2000 रुपये दिया गया, तो यहाँ पर 2000 लिख लेंगे। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 8000 रुपया, तो 8000 लिख लेंगे। रेट नहीं दिया गया, हमें निकालना है, तो उसे क्या करेंगे, R से डिनोट कर देंगे, इनटू टाइम। टाइम भी नहीं दिया गया, टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम को क्या हम लोग R मार सकते हैं, क्योंकि जितना समय था उतना ही जो है क्या है, रेट है, यानी कि समय और ब्याज दर जो है क्या है, बराबर है। तो टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर R से उसे डिनोट कर सकते हैं। बटा नीचे क्या है, 100 है, कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेट यानी कि दर का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 शून्य 2 3 शून्य चला गया, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में चला जाएगा, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में चला जाएगा, यानी कि R इंटू R बराबर आपका कितना आ गया, R स्क्वायर बराबर 25, और R बराबर आपका कितना आ जाएगा, जब R इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि रेट यानी कि दर जो है ब्याज दर कितना आ गया, 5%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है कि A अकेले 12 दिनों में और B अकेले 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि A किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और B उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया कि उन्होंने जो है 350 रुपये में काम करने की जिम्मेदारी ली, यानी कि A और B दोनों मिलकर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि काम करना शुरुआत किए और दोनों ने मिलकर जो है 350 रुपया बोला कि मैं काम करूंगा, बोला कि जैसे कि A और B बोला कि हम लोग काम करेंगे, अगर आप 350 रुपया हमें दे देंगे, तो यानी कि A और B उस काम को करने के लिए 350 रुपये ले रहा है। तो बोला जा रहा है, उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि B का हिस्सा, उस 350 रुपये में B का हिस्सा, यानी कि B जो है को जो है 350 रुपये में कितने रुपये मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी आपको हमेशा यह ध्यान होना चाहिए कि जब भी किसी पैसे को बांटा जाता है, जब भी टाइम एंड वर्क में, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समय में टाइम एंड वर्क वाले जितने भी जो भी प्रश्न होते हैं इस तरीके के, उसमें अगर किसी भी पैसे को बांटा जाता है, किसी के बीच में बांटा जाता है पैसे को, तो हमेशा किस आधार पर बांटा जाता है, उसकी कार्य क्षमता के आधार पर, यानी कि उसकी इफिशियंसी के आधार पर बांटा जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, A और B की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ पर कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या दिया गया क्वेश्चन में कि A जो है अकेले 12 दिन में कर सकता है और B उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 16 का 48, 48 को क्या करेंगे 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि A जो है एक दिन में कितना काम कर देगा, 4 काम करेगा, यानी कि A की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गए। अब क्या करेंगे, 48 को जो है 16 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि B जो है B की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। तो A की कार्य क्षमता भी अब हमें पता है, B की भी कार्य क्षमता अब हमें पता है, तो कुल मिलाकर दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 4 और 3 को मिलाकर कार्य क्षमता हो जाएगी। तो उन 7 कार्य क्षमता में, उन 7 कार्य क्षमता के लिए जो है उन्हें कितना रुपया दिया गया था, 350 रुपये दिया गया था, यानी कि उन्हें 7 इफिशियंसी के लिए उसे जो है 350 रुपया दिया गया था। तो एक इफिशियंसी के लिए जो है कितना रुपया दिया गया होगा, तो 7 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में, यानी कि एक इफिशियंसी यानी कि एक कार्य क्षमता का वैल्यू कितना है, 50 रुपये। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि B को जो है कितना मिला, तो B की कार्य क्षमता कितनी थी, 3 थी। तो क्या करेंगे, 3 इफिशियंसी निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 या 150 आ जाएगा, यानी कि B को 350 रुपये में कितने रुपये मिला था,
150 मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी पैसे को जब बांटा जाता है तो हमेशा उनकी कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी के आधार पर बांटा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है तो कार की गति क्या होनी चाहिए, आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपको दो फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू क्या होता है, समय होता है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर आपका पेन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, आपका समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है कि उसने अगर 120 किलोमीटर के चाल से 4 घंटे चला, अगर एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 घंटे चला तो उसने कुल जो है कितनी दूरी तय की होगी। तो दूरी बराबर अभी आपको बताया गया क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो चाल कितना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 4 घंटा। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी निकल गई। लेकिन हमें कुल दूरी नहीं निकालना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसी दूरी को, उसी जो पहले जितनी दूरी तय कर रहा था उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लेता है, तब उसकी गति कितनी होगी। तो चाल बराबर बताया गया आपको क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो हमें पता है, टाइम भी जो है हमें नया पता है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को यहाँ पर 20 मिनट को भी घंटा में चेंज कर लेंगे। तो घंटा में चेंज करेंगे तो 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 20 मिनट को जब घंटा में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्योंकि मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1/3, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 3.1/3। यानी कि जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर समय आपका कितना हो जाएगा, 10/3। तो 3 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसे ऊपर भेज देंगे हम लोग। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कार की नई गति निकल जाएगी। तो यहाँ पर सुनना सुनना चला गया, 12 चौक 48, 48 थी आपका कितना होता है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कितना होता है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा कार की नई गति आपकी आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक आपके लिए कंपलसरी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है कि 1998 में कंपनी वाई का उत्पादन, क्या बोला जा रहा है आपसे कि 1998 में कंपनी वाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष कंपनी यक्स के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 1998 में यक्स वाला आपका, यक्स जो आपका क्या है, ब्लू है, यानी कि 99 जो है, 99 क्या है, 99,000। यहाँ पर 2 बहाना है, किसमें, हजार में, यानी कि 99,000 जो है यक्स कंपनी द्वारा उत्पादन किया जाता है 1998 में। और 1998 में ही वाई द्वारा जो है 120,000 जो है गाड़ियों का जो है क्या किया जाता है, यानी कि वाहनों का जो है निर्माण किया जाता है। यानी कि यक्स कंपनी द्वारा 99,000 और वाई कंपनी द्वारा जो 120,000 जो है वाहनों का निर्माण किया जाता है 1998 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाई के उत्पादन का मतलब, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि उसी वर्ष कंपनी यक्स के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि वाई का उत्पादन लगभग जो है उसी वर्ष कंपनी यक्स के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि वाई जो है यक्स का कितना, यक्स अगर 99,000 वाहनों का उत्पादन करता है तो 99 का कितना प्रतिशत 120 के बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि 120 का प्रतिशत निकालना है। तुलना किससे करना है, 99 से करना है। तो 99 को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए,
120 का जो है 120 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है वो हमें चाहिए, तो 120 ऊपर लिखेंगे। तुलना किससे करना है, 99 से करना है, तो 99 नीचे लिखेंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे। हल कर लेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 40, 33 आपका कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4000 को 33 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर साइड में हम लोग करके देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 4000 हो गया, एक बार में आपका 33, 7 बचा 70, 33 दुनिया आपका कितना हो गया 66, आपका 4 बचा 40, तो फिर आपका 121 पॉइंट आपका लगभग कुछ आ जाएगा आंसर। तो आपका 121 पॉइंट आपका क्या है, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, तो 121.2% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि दो बेलनाकार डिब्बों का आधार समान आकार का है। दो बेलनाकार डिब्बा का आधार जो है समान आकार का, यानी कि त्रिज्या जो है क्या है, समान है। फिर बोला गया कि प्रत्येक का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर। फिर आगे भी आपसे बोल दिया गया कि प्रत्येक का व्यास यानी कि डायमीटर जो है क्या है, 14 सेंटीमीटर है। यानी कि जो दोनों बेलन है दोनों की त्रिज्या भी क्या है, अगर दोनों का डायमीटर यानी कि व्यास समान है तो उन दोनों बेलन की त्रिज्या भी समान ही होगी। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो फिर आगे बोला गया कि एक डिब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरे डिब्बे की ऊंचाई जो है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सिलेंडर यानी कि किसी भी बेलन के आयतन का यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी सिलेंडर यानी कि किसी भी बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दोनों बेलन के आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले बेलन का आयतन पाई आर, आर यानी कि व्यास का आधा, व्यास यानी कि डायमीटर का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एच यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है, तो 10 सेंटीमीटर दी गई, तो यहाँ पर 10। फिर जो है दूसरे अब ये जो आपका क्या हो गया, पहले वाले बेलन का आयतन हो गया। तो अब क्या करना है, दूसरे वाले बेलन का आयतन का भी फार्मूला इसी पे लगेगा, तो पाई दूसरे बेलन की भी जो है क्या है, त्रिज्या, जो पहले बेलन की त्रिज्या थी वही दूसरे बेलन की त्रिज्या, यानी कि इसकी भी त्रिज्या 7 स्क्वायर है, यानी कि 7 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। या और दूसरे बेलन की ऊंचाई यहाँ पर कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 20 करेंगे। दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। तो क्या यहाँ पर से पाई चला जाएगा, तो पाई से पाई चला जाएगा। 7 स्क्वायर चला जाएगा, 0 से 0 चला गया, यानी कि अनुपात आपका कितना आ गया, 1:2 आ गया। कितना आ गया, 1:2। आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा पता याद रखना है कि सिलेंडर के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि रामू ने 25% की छूट पर एक नई मेज खरीदी। फिर बोला गया कि यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 रुपये और देने पड़ते, यानी कि रामू को जो 25% छूट दिया गया, अगर वो छूट नहीं मिलता तो उसे 25% की अगर छूट नहीं मिलता तो उसे 185 रुपया और देना पड़ता उस वस्तु के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु के मार्क्ड प्राइस का खुद में वैल्यू कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो या फिर अंकित मूल्य हो, उसका खुद में हमेशा दाम जो है 100% ही होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया कि मार्क्ड प्राइस का 25%, यानी कि मार्क्ड प्राइस, ये छूट हमेशा किस में दी जाती है, मार्क्ड प्राइस, यानी कि इस वस्तु का अंकित मूल्य का 25% 185 रुपये के बराबर है। यानी कि मार्क्ड प्राइस का 25% कितने रुपये के बराबर है, 185 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा क्या जा रहा है,
पूछा जा रहा है कि उस वस्तु को जो है कितने में बेचा गया था, यानी कि उस वस्तु को रामू ने जो है खरीदा कितने में था। तो उसका जो है अंकित मूल्य कितना था, 100% था। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 100% था। और उसमें जो है छूट कितने का दिया जा रहा था, तो 25% का छूट दिया जा रहा था। 100% का कोई सामान है, 25% छूट दिया जा रहा था, तो हमें चाहिए उसे जो है बेचा कितने में गया होगा, यानी कि रामू जो है उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा। 100% का सामान 25% छूट में, यानी कि रामू उस वस्तु को उसने 75% में खरीदा था। तो यहाँ पर हमें मार्क्ड प्राइस के 25% का वैल्यू कितना है, 185 रुपये। तो हमें चाहिए क्या, 75% का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, 75% का वैल्यू चाहिए। तो 75% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, 75% का वैल्यू आ जाएगा। तो 75% का वैल्यू आपका कितना, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 1 55, यानी कि उस वस्तु को रामू ने खरीदा कितने में था, तो 555 रुपये में खरीदा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 3:4 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जोड़ने पर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जोड़ने पर 4:5 हो जाए। तो वह संख्याओं का योग फिर कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। यानी कि वो जो है नया संख्या का जो अनुपात आता है, यानी कि जो दोनों नए संख्या आते हैं उनका अनुपात तो 4:9 हो जाता है, और उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। यानी कि इन अनुपात के योग के बराबर यहाँ पर क्या दिया गया, दोनों नंबर का सम दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों जो है अनुपात में कितने यूनिट है, दोनों संख्याओं का रेशियो में जो है योग कितना है, तो 5 4 9 यूनिट है। कितने यूनिट है, 9 यूनिट है। और 9 यूनिट बराबर दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, 27 दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। 9 से 27 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट का वैल्यू। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। और दूसरी संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 है तो 5 यूनिट का वैल्यू तो जो है कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। यानी कि जब उन दोनों संख्याओं में वृद्धि की गई तो दोनों संख्याएं कितनी है, एक संख्या 12 है, एक संख्या 15 है। क्या है, एक संख्या 12 है तो एक संख्या 15 है। और लेकिन उनका पहले जो है कितना अनुपात था, तो 3:4 था। कितना अनुपात था, 3:4 था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि इस रेशियो को क्या करेंगे, इसके नज़दीक लेकिन इससे कम रखेंगे। इस रेशियो को क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के नज़दीक लेकर जाएंगे, लेकिन इससे हमेशा नंबर कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं करेंगे। तो इससे नज़दीक ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाता है, 4 से तो गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे रेशियो में 3 से गुना कर देंगे। इन पूरे रेशियो में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, इधर भी 3 से गुना कर देंगे पूरा रेशियो में, तो 3 तिया 9, अनुपात कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, आपका निश्चित संख्या आ गई दोनों के। तो इन दोनों के अनुपात में अंतर कितना है, तो यहाँ भी 3 अंतर है और यहाँ भी अंतर कितना है, 3 अंतर है। यानी कि इन दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा गया था, 3 ही जोड़ा गया था। इन दोनों संख्याओं में कितना जोड़े गए थे, 3 जोड़े गए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि n अवलोकनों का औसत कितना है, 38 है। यानी कि कोई अवलोकन है, टोटल अवलोकन कितना n है, उनका औसत कितना है, 38 है। तो n अवलोकनों का औसत 38 है, तो n अवलोकनों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, n × 38 करेंगे। n अवलोकनों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, n × 38 करेंगे। यानी कि n अवलोकनों का योग कितना हो जाएगा, 38n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38n हो जाएगा। यहाँ पर यम आ गया आपका, n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर बोला गया आगे कि n अन अवलोकनों का औसत कितना है, 42 है।
यानी कि n जो है अन्य अवलोकनों का औसत कितना 42 है। तो n अन्य अवलोकनों का सम निकालने के लिए क्या करेंगे 42 इंटू n करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 n हो जाएगा। फिर आगे दिया गया कि शेष n अवलोकनों का औसत कितना है आपका 55 है। तो n अवलोकनों का शेष n अवलोकनों का योग निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे n इंटू 55 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 55 n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 55 n हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया सभी अवलोकनों का योग आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे अगर सभी को जोड़ देते तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सभी अवलोकनों का योग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सभी अवलोकनों का औसत क्या है। तो सभी अवलोकनों का तो हमें योग पता चल गया, लेकिन औसत निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल अवलोकन से भाग दे देंगे। तो टोटल अवलोकन कितना है यहाँ पर n अवलोकन, यहाँ पर n अवलोकन, यहाँ पर n अवलोकन, यानी कि टोटल कितने अवलोकन है तो टोटल 3 n अवलोकन है। n एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि टोटल कितने अवलोकन है 3 n है। कितने टोटल अवलोकन है 3 n है। सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 38 और 42 आपका हो गया 80, 80 या 55 आपका कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 135 n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135 n बटा 3 n से n आपका चला गया, 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 3 चौक 12, 3 पचे 15 आ गया, यानी कि टोटल अवलोकनों का औसत यानी कि एवरेज आपका कितना आ गया तो 45 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 8:3 में है। एक आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि एक रेक्टेंगल नुमाकार एक जो है क्या है फिगर है, उसकी लंबाई कितनी है 8। सभी को क्या कर लेंगे 8 यक्स मान लेंगे ताकि हल करने में आगे कंफ्यूजन ना हो। तो लंबाई को क्या हम लोगों ने मान लिया लंबाई यानी कि लेंथ मान लिया 8 यक्स, चौड़ाई कितनी दी गई है 3 यानी कि 3 यक्स मान लेते, यानी कि आपका ब्रेथ कितना हो गया 3 यक्स हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है तो उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू यल प्लस बी होता है, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है किसी भी आयत के परिमाप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या करेंगे सारा परिमाप में जो है वैल्यू पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ निकालने में आसानी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर यक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे सारा वैल्यू पुट करेंगे तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना दिया गया तो 132 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 132 लिखेंगे बराबर 2 इंटू यल प्लस बी है। तो यल हम लोगों ने क्या माना 8 यक्स, ब्रेथ आपका कितना है 3 यक्स, टोटल कितना हो जाएगा 8 3 11 यक्स हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 11 दूनी 22, 22 छक आपका कितना हो गया 132, यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ गया 6 आ गया। यक्स बराबर आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस आयत का इस रेक्टेंगल का क्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल यानी कि एरिया ज्ञात कीजिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि किसी आयत के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 8 यक्स है, चौड़ाई 3 यक्स है, दोनों को गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 तिया 24 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना आया 6 आया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 24 इंटू 36 करेंगे तो आपका लगभग यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 तिया 72 और आपका हो जाएगा 24 720 और 144, यानी कि 720 144 864 आपका हो जाएगा। 720 144 आपका 864, यानी कि 24 में जब 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इस रेक्टेंगल यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बी और सी क्रमशः जो है 12 दिन 15 दिन 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किस अनुपात में करे जिसमें जो है राशि वितरित की जानी है। तो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब किसी भी व्यक्ति का राशि यानी कि
किसी भी पैसा को वितरित किया जाता है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जब भी किसी व्यक्तियों के बीच पैसे को वितरित किया जाता है तो किस आधार पर वितरित किया जाता है, उसके इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता के आधार पर उसके जो है धन को वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे, उसी अनुपात में आपको क्या किया जाएगा, राशि का भी वितरित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि राशि का वितरित किस अनुपात में किया जाएगा, तो जिस अनुपात में उसकी कार्य क्षमता होगी उसी अनुपात में उस राशि को भी वितरित किया जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो ए जो है कितने दिनों में काम करता है, अकेले 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी जो है 30 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तो ए की कार्य क्षमता जब यहाँ पर 30 नहीं होगा, आपका एलसीएम 60 होगा। कितना होगा, एलसीएम 60 होगा। तो जब 60 को 12 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। जब 60 को 15 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। जब 60 को 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 5:4:2 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि बनारस की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर यानी कि जन्म दर जो है 9% प्रति वर्ष होती है और मरते भी है कितने प्रतिशत लोग, हर वर्ष 7% लोग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी। यानी कि हमें जो है यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि प्रत्येक वर्ष 9% जो है क्या हो रहे, जन्म भी ले रहे, लेकिन उनमें से 7% जो है क्या हो रहे हैं, कुल जनसंख्या में से 7% मर भी जा रहे। यानी कि यहाँ पर जो है कितने अधिक जो है हर एक वर्ष जो है जन्म ले रहे हैं, 9% तो जन्म ले रहे हैं लेकिन 7% मर भी रहे। यानी कि 2% जितना मर रहे हैं उससे 2% अधिक जो है क्या ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। यानी कि जितने लोग मर रहे हैं उससे 2% अधिक क्या हो रहे हैं, जन्म भी हो रहे हैं। यानी कि प्रति वर्ष जन्म जो है, बच्चे की जन्म दर जो है प्रति वर्ष मरने की दर से 2% अधिक है। यानी कि जनसंख्या में भी प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो रेशियो मेथड से जब 2% को रेशियो में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, परसेंट को फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज किया जाता है, जैसे कि 2% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, यहाँ पर 2 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में। तो यानी कि 2% को हम लोग 1/50 भी लिख सकते हैं। यानी कि 50 यूनिट की कोई जो है आबादी है उसमें जो है 1 यूनिट की हर एक साल में वृद्धि होती है। यानी कि मान लें पहला साल में जो है 50 यूनिट आबादी है, उस वर्ष के अंतिम में जो है 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाता है, 51 यूनिट हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, पहले साल की आबादी, दूसरे साल में भी वही आपकी चीज़ होगी, उसकी आबादी जो है क्या रहेगी, पहले 50 यूनिट होगी और वर्ष के अंत में 51 यूनिट हो जाएगी। तो इधर आपका गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इधर आपका गुना रहेगा तो आपका क्या रहेगा, इनिशियल आपका क्या रहेगी, जनसंख्या रहेगी। इधर जो आपका गुना होगा वो जो है बढ़ी हुई जनसंख्या आपकी यहाँ पर निकलेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5×25=2500। तो इस 2500 के बराबर यहाँ पर जनसंख्या कितना दिया गया है, 2,25,000 दिया गया। कितना दिया गया, 2,25,000 दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 2500 यूनिट के बराबर 2,25,000 है। तो 1 यूनिट के बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य, 25 से काटेंगे 2 यानी कि 2,250 को तो कितना आ जाएगा, 25 × 225 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 90 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, 51 × 51 यानी कि 51 × 51 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 90 है तो 51 × 51 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 90 से गुना कर देंगे। 90 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। जब आप गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर 2,34,090 जो आपकी जनसंख्या आ जाएगी। आप यहाँ पर घर पर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को हल करेंगे। तो
तो इस सिंप्लीफिकेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 × 1 तो 5, नीचे 3 × 2 तो आपका कितना हो गया, 6 हो गया। 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी सारा हल कर लेंगे तो 8 × 3 11 माइनस 5/6। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब का हिंदी में दिया हुआ रहता है, ऑफ मतलब एक तरीके से गुना होता है। तो इसे क्या करेंगे, गुना का साइन दे देंगे। 12/5 प्लस 4/3 इंटू आपका क्या है, 3/8 है। इसे सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे तो 5 से 5 चला गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 से 3 आपका चला जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बाकी नीचे में बचा क्या है, यहाँ पर तो 1 बचा, यहाँ पर लेकिन 2 बच गया। तो यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 माइनस ऊपर में क्या बचा, 2 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस नीचे 2 है, ऊपर में कुछ नहीं बचा हो तो 1 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, 22 1 23, 23 में से 4 गया तो आपका कितना हो जाएगा, 19/2। आंसर आपका पॉइंट में दिया गया तो पॉइंट में से चेंज कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 9.5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें जो है सभी वाहनों की जो है दी गई है, संख्या दी गई है, 2 फैक्ट्री है एक्स और वाई। तो यहाँ पर आपसे देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1997 से 2000 तक दोनों कंपनियों में कुल उत्पादन में अंतर क्या है। यानी कि 1997 से लेके 2000 तक यक्स कौन वाला है, ब्लू वाला, और वाई कंपनी कौन सा है, रेड वाले है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोनों कंपनियों का जो है उत्पादन में जो है अंतर कितना है 1997 से लेकर 2000 तक। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर योग कर लेंगे। सबसे पहले यक्स कंपनी का योग कर लेंगे। तो सबसे पहले 1997 में यक्स कंपनी का 1997 में कितना था, 119, 98 में आपका 99 था, 99 में आपका 141 था, और 2000 में आपका 128 था। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर योग कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 128 नहीं था, ये आपका कितना था, 78 था। ये आपका कितना था, 78 था। यहाँ पर क्योंकि यक्स जो है क्या है, ब्लू वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 9 18, 1 19, 19 8 आपका कितना होता है, 27, हाथ में 2, 11 9 20, 20 और 14 34, 34 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 41, 41 और 2 आपका कितना हो गया, 43, यानी कि 437 हो गया 1997 से लेकर 2000 तक यक्स कंपनी का उत्पादन। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, वाई कंपनी का उत्पादन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो वाई आपका कौन सा है, लाल वाला है। तो लाल जो 1997 में कितना है, 139 है। कितना है, 139 है। फिर 1998 में आपका कितना है, 1997 में तो 139 था, 1998 में 120 है, और 1999 में आपका 100 है, और 2000 में आपका 128 है। सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 17, 1 13 12 25 और 10 35 और 12 आपका कितना हो गया, 47। यहाँ पर रुक जाइए फिर से, 13 और 12 25, 25 और 10 35, 35 और 12 आपका कितना हो जाएगा, 35 और 12 आपका 47, 47 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, दोनों का अंतर, दोनों के योगफल का अंतर पूछा जा रहा है। तो 487 माइनस 437 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 487 को जब 437 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन ये जो वाहन है सारे कितने हजार में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से गुना कर देंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 50,000 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि मैंने 8800 रुपये में एक वस्तु जो है बेची और इस तरह 10% का लाभ कमाया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो किसी भी वस्तु का खुद में सीपी जो है हमेशा खुद में कितना होता है, 100% होता है। मैं काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ कि खुद में किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, मार्केट प्राइस हो, खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो उसे जो है पहले क्या किया, 10% के लाभ कमाया। जब उसे 8800 रुपये में बेचा तो उससे जो है कितना लाभ कमाया, 10% का लाभ कमाया। यानी कि 100% का सामान उसने कितने में बेच दिया, 110% में बेच दिया।
100% का सामान उसने 10% का लाभ कमाया तो उसे बेचा कितने में होगा, 110% में बेचा होगा। लेकिन बोला जा रहा है कि उसे जो अब 10% की जगह 15% लाभ कमाना, यानी कि 100% का सामान उसे अब कितना में बेचने पड़ेगा। अगर 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 100% का सामान 15% का लाभ कमाने के लिए 115% में बेचना होगा उसे उस सामान को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि 110% बराबर, यानी कि जब 10% का लाभ होता है तो 110% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 8800 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया, 110% का वैल्यू कितना दिया गया, 8800 दिया गया। यानी कि 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8800 बटा 110 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, 1% का वैल्यू निकल जाएगा। हमें चाहिए क्या, 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 115 से गुना कर देंगे। कितने से गुना करेंगे, 115 से। तो यहाँ पर 115 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, न्यू एसपी यानी कि नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसे हल कर लेंगे हम लोग। तो 1 आपका चला गया, 11 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 80 बार में चला जाएगा। तो आप गुना करेंगे 80 × 115 तो आपका कितना आ जाएगा, 8 बजे 40, 2 शून्य आपका हो गया, 11 × 88, 4 आपका कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यानी उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना आ गया, 9200 रुपये। कितने रुपये आ गया, 9200 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि अरुण और आनंद की आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। अरुण और आनंद की आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। फिर बोला गया कि 5 साल बाद अरुण की आयु आनंद की आयु से 2 गुना से 5 अधिक होगी। तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे 3 को 3x मान लेंगे और इसे 1x यानी कि 1 को जब x से गुना करेंगे तो ये x आ जाएगा। यानी कि दोनों का जो है अरुण और आनंद, अरुण जो है कितना आ गया, 3x आ गया। आनंद जो है, आनंद यहाँ पर कितना आ गया, x आ गया। यानी कि दोनों के उम्र कितना आ गया, अरुण जो है 3x, आनंद जो है x है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया कि इसके 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद अरुण की आयु जो आनंद की आयु के 2 गुना से 5 अधिक है। यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, अरुण हो गया आपका 3x, आनंद हो गया x। फिर बोला गया कि 5 साल बाद, तो दोनों में क्या करेंगे, 5 साल बाद, तो दोनों के 5 साल बाद का उम्र बोला जा रहा है। जो भी रिलेशन बनेगा दोनों के 5 साल बाद में ही बनेगा। तो दोनों में क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि ये वर्तमान आयु का अनुपात है, दोनों यहाँ पर क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है। बोला गया क्वेश्चन में कि इसके 5 साल बाद, तो दोनों के उम्र में हम लोगों ने क्या किया, 5 साल प्लस कर दिया। फिर बोला गया कि 5 साल बाद अरुण की आयु, ये आपका क्या अरुण की आयु है, ये आपका आनंद की आयु है। तो बोला जा रहा है कि अरुण की आयु जो है आनंद की आयु के 2 गुनी, यानी इसका ये जो है क्या है, 2 गुना है। तो अगर हम लोग, अगर इससे ये 2 गुना है तो हम लोग अगर इधर 2 गुना कर देंगे। फिर बोला जा रहा है कि आयु के 2 गुना से 5 अधिक है, तो प्लस क्या कर देंगे, 5 इधर कर देंगे। क्योंकि ये जो है x + 5 जो है, 3x + 5 जो है, x + 5 से 2 गुना + 5 अधिक है। ये जो है 2 गुना + 5 अधिक है। तो इधर को इधर से बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आनंद में 2 गुना + 5 कर देंगे। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। x का वैल्यू निकालिएगा तो आप वर्तमान आयु आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x + 5 बराबर 2x प्लस आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 + 5 हो जाएगा। तो +5 + 5 दोनों तरफ कट जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2x इधर आएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3x - 2x, तो आपका x आ जाएगा बराबर 10। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा कि अरुण की वर्तमान आयु कितना है। तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी थी, 3x थी। तो x का वैल्यू 10 है, 3x का वैल्यू निकालने के लिए 10 में 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि अरुण की वर्तमान आयु कितनी है, तो 30 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है, पहले वाला ये ग्राफ है। तो देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी X और Y के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों का न्यूनतम था। यानी कि जिस वर्ष में X और Y के जो है कंपनियों का जो है उत्पादन किया गया, उन दोनों के बीच का अंतर सबसे कम किस वर्ष में था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों कंपनियों का डिफरेंस हर एक साल का निकालना है। जिस साल का अंतर सबसे कम रहेगा वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर दिया गया है कि 8 के पहले 8 गुणकों का औसत यानी कि एवरेज क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी गुणजों का औसत पूछे, किसी भी संख्या के गुणजों का औसत पूछे तो उसका फार्मूला होता है k n + 1/2। के बराबर के यहाँ पर क्या हो जाता है, के हो जाता है जिस संख्या का गुणज बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8 संख्या के, यानी कि किसी भी संख्या का गुणज, जैसे कि 7 का बोला जाएगा, 6 का बोला जाएगा, 8 का 9 का बोला जाएगा, किसी भी संख्या का गुणज उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर के लिखा गया, उसका मतलब क्या है, यहाँ पर के है। और यन जो हो जाता है आपका नंबर ऑफ टर्म हो जाता है, यानी कि कितने बार वो गुणज करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर कितने बार गुणज करने के लिए बोला जा रहा है, 8 गुणकों का, यानी कि के का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8 है, और यहाँ पर यन का भी वैल्यू क्या है, 8 ही है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी गुणजों का औसत पूछे तो फार्मूला क्या होता है, k × n + 1/2 होता है। तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, k का वैल्यू कितना, 8 है, n का वैल्यू कितना, 8 है, तो 8 1 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटा 2 से 4, 8 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, तो 9 चौक आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि 8 के पहले 8 गुणकों का औसत कितना हो जाएगा, 36 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।